What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 19 of our GNG 2.0 और आज आप सबको मेरे साथ साथ बहुत सारी मेहनत करनी है बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मुश्किल से 10 मिनट में आपको मैं चैप्टर समझा दूंगा तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बच्चों आपको आना है 4 बजे कैश फ्लो के बेसिक्स करने, फिर आपको आना है 5 बजे कैश फ्लो के ही कुछ और क्वेश्चंस करने, फिर आपको आना है 6 बजे और हम कैश फ्लो को कर देंगे खत्म। तो आज की जो वीडियोस रहने वाली हैं वो बहुत मस्त रहने वाली हैं, एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को। मेरे साथ साथ पढ़ना है, चीजें करनी है और बढ़िया से पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हें कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक डिफरेंस इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ध्यान से करना है, बाकी सब आपके लिए बहुत इजी है। दूसरी बात बेटा, जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, फिर जो भी बुक आप यूज करते हो, जिस भी ऑथर की बुक आप यूज करते हो उसको खोल के थोड़ा सा उसमें से आप लर्निंग पार्ट कर लेना। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो एनालिसिस में बच्चों सीधी सी बातें हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने सीखे। हमने सीखा कि कैसे बैलेंस शीट बनता है, हमने सीखा कि कैसे P&L बनता है, हमने सीखा कि कैसे कैश फ्लो बनता है। कैश फ्लो एक बार तो कराया ही है मैंने, कैश फ्लो कैसे बनता है वो सब आपने सीखा। अब उन सारी स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना ताकि ये पता चले कि ग्रोथ है या नहीं है, रीड करना, पढ़ना आना चाहिए कि कैसे बैलेंस शीट पढ़ी जाती है, कैसे P&L पढ़ा जाता है, उनकी स्टडी करना, यानी प्रॉपर्ली वहां से आप कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकाल पाओ, वहां से कुछ ना कुछ डेटा निकाल पाओ और उसको समझना ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी पॉलिसीज, आपकी प्लानिंग सब अच्छी है भी या नहीं है और फ्यूचर में कैसे करनी है। इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। तो एनालिसिस में आप कंपेयर करते हो, रीड करते हो, स्टडी करते हो, अंडरस्टैंड करते हो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, फिर कुछ छोटे छोटे टाइप्स आते हैं एनालिसिस के। सबसे पहला आता है बच्चों एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस नाम में ही है, वो लोग करते हैं विच इज डन बाय आउटसाइडर्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, जितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं है। जैसे आपका इन्वेस्टर आउटसाइडर है, आपका बैंक आउटसाइडर है, आपका क्रेडिटर आउटसाइडर है। अब सर ये स्टडी क्यों करेगा बैंकर? भाई बैंकर इसलिए करेगा क्योंकि उसने आपको लोन देना है, पैसा देना है, तो वो स्टडी तो करेगा ना कि ये कंपनी है कैसी। क्रेडिटर ने आपको उधार देना है, स्टडी तो करेगा ना कि दूं या ना दूं। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज की टैक्स वगैरह सही से करते हैं नहीं करते हैं, रिसर्चर्स जो आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं वो। तो जितने भी आउटसाइडर्स, क्लास 11th में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के नाम से। याद है कि अकाउंट्स के 2 यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल यूजर्स होंगे वो जो एनालिसिस करेंगे उसको एक्सटर्नल एनालिसिस बोला जाएगा। इंटरनल एनालिसिस क्या है बच्चों? जो ऑनर और मैनेजमेंट करेगा। ऑनर कौन होगा हमारे पास? ऑनर होगा बेटा हम लोग का मेनली मालिक लोग, जिसका बिजनेस है, जिसकी कंपनी है। और मैनेजमेंट, ये लोग जो स्टडी करेंगे उसको हम इंटरनल एनालिसिस का पार्ट मानेंगे। इसके बाद आती है बच्चों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सावधान इंडिया है, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आती हैं। इसको अभी देखते हैं। देन वी हैव इंट्रा फर्म, जिसको हम टाइम सीरीज, और ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। और इंटर फर्म, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो कि इंट्रा क्या होता है। इंट्रा का मतलब होता है बेटा विद इन द सेम फर्म, विद इन द सेम फर्म। इसका मतलब मैं अपनी फर्म के अंदर ही सारा डेटा एनालाइज कर रहा हूं कि भाई पिछले साल मेरा नॉन करंट एसेट कितने का था प्रीवियस ईयर में, इस साल कितने का है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल की आपको स्टडी करनी है, जब आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर चीजों को पढ़ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो होगा इंट्रा फर्म एनालिसिस। वहीं पे अगर मैं ये देखूं कि मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मेरी कंपनी का, और किसी दूसरी कंपनी का कितना है,
यानी जब मैं अपनी कंपनी का जीपी किसी दूसरी कंपनी की जीपी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, उसको बोलेंगे इंटर फर्म। तो इंटर फर्म का मतलब होता है जो दो फर्म्स के बीच में कंपैरिजन होता है, दो कंपनीज के बीच में कंपैरिजन होता है। और इंट्रा क्या होता है, जो सेम फर्म के बीच में होता है बेटा। इंट्रा को ही टाइम सीरीज भी बोलते हैं या ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, और इंटर को हम क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं। एमसीक्यू जरूर आ जाते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो याद कर लेना एक बार, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल को ही हम लोग डायनामिक भी बोलते हैं, और वर्टिकल एनालिसिस क्या होती है, इसको हम लोग स्टैटिक भी बोलते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो बच्चों, ये होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। जो भी एनालिसिस दो या दो से ज्यादा साल की करी जाएगी, कि प्रीवियस ईयर में इतना, करंट ईयर में इतना, देखो 2 साल की एनालिसिस कर रहा हूं ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में 2 या 2 से ज्यादा सालों का जब कंपैरिजन होगा, उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलेंगे। अगर एक ही साल का हो रहा है, 1 अकाउंटिंग ईयर का हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्टिकल एनालिसिस बोल देते हैं। जैसे आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया, सपोज आपने कंपैरेटिव P&L बनाया, तो कंपैरेटिव P&L में क्या करोगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों होगा ना, ए और बी, फिर सी निकलेगा B माइनस ए करके, फिर डी निकलेगा C अपॉन ए इंटू 100 करके। तो ऐसे चलता है, देखो कंपैरेटिव भी, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसे चलता है ना। तो इस तरीके से चल रहा है, और 2 सालों का डेटा कंपेयर होता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी हॉरिजॉन्टल का ही एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर मैं P&L का एक कॉमन साइज बनाऊं, तो कॉमन साइज में आपको क्या करना होता है, बस एक बेस लेना होता है। आपने एक बेस ले लिया, वो RFO हो गया, तो RFO अपॉन RFO इंटू 100 पहला आ गया, फिर अदर इनकम अपॉन RFO इंटू 100 दूसरा आ गया, फिर एक्सपेंसेस अपॉन RFO इंटू 100 तीसरा आ गया, फिर उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। तो अल्टीमेटली ऐसे चल रहा है, और एक ही साल की बात हो रही है। तो कॉमन साइज वर्टिकल का एग्जाम्पल होता है बच्चों, है ना। तो जब आप एक ही साल का डेटा एनालाइज कर रहे हो, उसको आप वर्टिकल एनालिसिस बोलते हो। 2 साल का कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल बोलते हो। आइटम्स, इसमें सेम आइटम्स की स्टडी होती है बेटा। जैसे हम जब कंपैरेटिव बनाते हैं, तो RFO को RFO से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस और करंट, है ना। उसके बाद इस तरीके से अदर इनकम को अदर इनकम से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस और करंट। तो सेम आइटम की स्टडी होती है, जबकि कॉमन साइज में अलग अलग आइटम्स होती हैं सेम ईयर में ही। पहले RFO, फिर अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अलग अलग आइटम्स होती हैं। ये आ गया। ये बच्चों एब्सोल्यूट फॉर्म में भी होता है और परसेंटेज फॉर्म में भी होता है। कंपैरेटिव देखते हो, अमाउंट में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है। ये सिर्फ परसेंटेज में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में हो जाता है। उसके बाद बेटा स्टेटमेंट में, यहां पे हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ले लेते हैं या ट्रेंड एनालिसिस ले लेते हैं। भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस इसी में आता है। इधर कॉमन साइज आता है, ठीक है। अदर नेम, इसको बच्चों डायनामिक बोलते हैं, इसको बच्चों स्टैटिक बोलते हैं। एक को डायनामिक बोला जाता है, एक को स्टैटिक बोला जाता है। डायनामिक क्यों? क्योंकि 2 सालों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। स्टैटिक क्यों? क्योंकि एक ही साल के बीच में हो रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। बढ़िया। अब हमारे पास आ रहा है, ये देखो, ये 7-8 पॉइंटर्स हैं। आपको कोई भी 3 पॉइंट्स जो आपको इजी लगे अपनी बुक में से याद कर लेने हैं बेटा। कोई भी 3 पॉइंट्स, क्योंकि 3 नंबर से ऊपर का थ्योरी नहीं आने वाला। तो आपको कोई भी 3 पॉइंट्स जो है याद कर लेने हैं। देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है पर्पस क्या है एनालिसिस का, हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, वाई। तो ये बेटा लर्निंग वाला पार्ट है। सारे के सारी पॉइंटर्स मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी 3 जो आसानी से याद कर सको कर लेना। टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी, हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हम कितना पैसा कमा सकते हैं। हम अलग अलग रेशोज निकालते हैं ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, वो क्यों निकालते हैं? एनालाइज करने के लिए, राइट। टू मेजर द सॉल्वेंसी, हम लॉन्ग टर्म पोजीशन चेक करते हैं कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, स्टडी करके ही तो पता चलेगा। उसके बाद टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हम बैलेंस शीट को अच्छे से कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उससे हमें पता चलता है। रेशियोज निकालते हैं, उससे हमें स्ट्रेंथ पता चलती है बैलेंस शीट की, डेट इक्विटी क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट क्या है, मल्टीपल रेशियोज निकालते हो ना। चौथा, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी, ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया ताकि आप कंपेयर कर पाओ। 5वां, कैपेबिलिटी पता लग सके कि पेमेंट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। बिजनेस के ट्रेंड देखना कि पहले साल क्या, फिर अगले साल क्या, फिर अगले साल क्या, फिर उससे अगले साल क्या, ये सब एनालिसिस से ही पता चलेगा। टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट,
जब हम एनालाइज करेंगे बच्चों, तो जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे उतना एफिशिएंट है मैनेजमेंट, जितने नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे उतना इनएफिशिएंट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जज करने के लिए भी एनालिसिस करी जाती है। उसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन देना यूजर्स को, जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, सबको देने के लिए एनालिसिस किया जाता है। परफेक्ट, चलो सर। इसके बाद आता है बच्चों, क्यों इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। तो देखो सब कुछ आ जाता है। मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, टू चेक द परफॉर्मेंस, ताकि हम परफॉर्मेंस चेक कर सकें। इन्वेस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कंपनी की पोजीशन चेक कर पाए कि हम इसको पैसा दें भी या ना दें। क्रेडिटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर पाए कि ये कंपनी क्रेडिट वर्दी भी है या नहीं है। गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो टैक्स कंप्लायंस देख पाए कि कंपनी टैक्स कंप्लायंस या लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करती भी है या नहीं करती है। तो टैक्स कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्यों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बच्चों मेनली क्रेडिट वर्दीनेस ही देखते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशंस हैं। तो देखो बहुत सारी पार्टीज के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना। एम्प्लॉइज के लिए क्यों, ताकि वो देख पाए कि ये कंपनी हमारी सैलरी वगैरह भी टाइम पे दे देगी या नहीं दे देगी। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज के लिए क्यों, कि अगर ये कंपनी हमारे यहाँ लिस्टेड कंपनी है, शेयर वगैरह इशू करने के लिए आएगी, तो क्या ये कंपनी सही भी है, भाग भूग तो नहीं जाएगी। टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए क्यों, वही टैक्स कंप्लायंस सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदर पार्टीज के लिए क्यों, ताकि पता लग सके कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, गोल्स कैसे हैं। तो सबके लिए कुछ ना कुछ पर्पस होता है चेक करने का फाइनेंशियल एनालिसिस को। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की, क्या क्या लिमिटेशंस इसके अंदर आ जाती हैं बच्चों। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बच्चों मैनिपुलेशन करना। देखो कई बार कंपनीज इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कई बार अपने आप को ओवर प्रॉफिटेबल दिखा देती हैं, या कई बार प्रॉफिट्स को अंडरस्टेट कर देती हैं। तो ओवर स्टेटमेंट भी होती है, अंडर स्टेटमेंट भी होती है, प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे किया जाता है। तो जो ये मैनिपुलेशंस होती है ना बच्चों, इसको हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कई बार विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होती हैं। उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्राइस लेवल में कितना चेंज है ये रिफ्लेक्ट नहीं करती। एक्चुअल में तो हम टोटल अमाउंट ले लेते हैं ना, बस भाई हम लोग फाइनेंशियल में क्या लिखते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल सेल। उसमें कितना बदलाव प्राइस की वजह से है, कितना क्वांटिटी की वजह से है, वो कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो हमारा काम यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दिखाना नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ये भी इसकी एक लिमिटेशन में आ जाता है। तीसरा बच्चों डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब आप देखते हो ना डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें हैं जिनके अलग अलग मेथड्स हैं। तो कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, फिर कंपैरिजन कैसे करूं, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके बाद पर्सनल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि एनालिस्ट कितने अच्छे से एनालाइज कर रहा है, किसी ने बहुत बढ़िया से करी, कोई नहीं कर पाया, ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद डिफिकल्टी इन फॉरकास्टिंग। सिर्फ अकाउंटिंग के बेसिस पे बेटा आप फॉरकास्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चीजें अच्छी दिखा रही है, आप कैसे फॉरकास्ट करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल गुडविल ही है या एवरेज प्रॉफिट ही है। अब सपोज करो किसी कंपनी का पहले साल प्रॉफिट 10,000 है, फिर 20,000 है, फिर 30,000 है। ये है कंपनी ए। एक कंपनी बी है, पहले साल 30, फिर 20, फिर 10। अगर आप एवरेज करोगे तो 60/3 20,000 का एवरेज आएगा। यहाँ भी एवरेज करोगे तो 60/3 20,000 का एवरेज यहाँ आ जाएगा। तो देखो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से तो दोनों कंपनियां एक ही है, एक ही तरीके से चल रही हैं। लेकिन अगर रियल देखा जाए तो ये तो कंपनी ग्रो कर रही है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ये डूबती जा रही है, हर साल प्रॉफिट कम हो रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आप कैसे फोरकास्टिंग करोगे, दिक्कत है या नहीं है। नेक्स्ट लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अकाउंटिंग में हम क्वालिटेटिव जैसी चीजें लिखते ही नहीं है बच्चों। अगर आपका आज मूड खराब है और आप सही से सेल्स नहीं कर पा रहे, अकाउंटिंग में लिखा ही नहीं आपने। मैनेजर के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में ग्रजेस हो गए, उन्होंने ठीक से काम ही नहीं किया, लिखा ही नहीं आपने। आपकी पूरी टीम स्ट्राइक पे चली गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, लिखा ही नहीं आपने। तो ये क्वालिटेटिव जैसी चीजें बच्चों लिखते ही नहीं है, ये भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद
सिंगल ईयर एनालिसिस का बस लिमिटेड यूज हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हर साल चीजें चेंज हो जाती हैं, तो आपको हर साल दोबारा एनालिसिस, दोबारा खर्चा करना ही पड़ेगा। तो कोई भी बच्चों रीड सारी लिमिटेशंस करनी है, लेकिन लर्न कोई भी 3-4 लिमिटेशंस आप कर सकते हो। तो 3-4 लिमिटेशंस, 3-4 इंपॉर्टेंस करते हुए आपका चैप्टर ये हो जाएगा समाप्त। सर छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल बच्चों छोटू सा चैप्टर है, निन्ना सा चैप्टर है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। एनालिसिस का हमारा 1 2 3 4 खत्म हो गया। कैश फ्लो रेशियो बचा, आज हम कैश फ्लो भी खत्म कर देंगे। ये वीडियो आपके पास 3 बजे आया होगा। अब अपनी किताब खोल के एक बार चैप्टर नंबर 2 भी अच्छे से एक बार लर्निंग पे लगा दो, निपटा दो इसको भी। उसके बाद मुझे मिलो ठीक 1 घंटे के बाद 4 बजे, फिर मिलना उसके 1 घंटे के बाद 5 बजे, फिर मिलना उसके 1 घंटे के बाद 6 बजे। इस तरीके से आज पढ़ाई करनी है, कैश फ्लो को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।